अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में चक झुमरा पुलिस ने लगाया अंधे कत्ल का सुराग। मकतूल कौन था और किस वजह से कत्ल कर दिया गया? क्या कातिल घर में ही मौजूद थे? ये पुलिस तफ्तीश में सामने आए होशरुबा इंकशाफात दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, इंस्पेक्टर मंसूर सादिक साहब के साथ हम इस वक्त थाना चक झुमरा में मौजूद हैं, जहां पे पुलिस ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेते हुए इब्तदाई तौर पर एक अंधे कत्ल को इन्वेस्टिगेट किया और फिर उसके मुल्ज़िमान तक जो है वो रसाई हासिल की। कैसे पुलिस को इत्तला मिलती है इस अंधे कत्ल की, मकतूल कौन है, कातिल कौन निकलता है और इसमें पुलिस किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइएगा कि ये जो कत्ल का एक वाक़या था और इनिशियली ये एक ब्लाइंड मर्डर था, कैसे इत्तला मिलती है पुलिस को और फिर पुलिस का रिस्पॉन्स जो है वो कैसा होता है? ये तकरीबन 8 फरवरी को मैं बजरिया 15 इतला मिली है कि जंडावाला फाटक के करीब एक नामालूम शख्स बेहोश पड़ा है। तो इसमें हमने टीम जो है ये अपनी आसफ ऐसा ही हम भी मौके पे गए। जब उसको जाके देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उसकी लाश को मुलाजा किया। पुलिस को जो कॉल मौसूल होती है वो यही मौसूल होती है कि फ़लाँ फाटक जो जंडा वाला फाटक है उसके पास एक शख्स वो ज़ख्मी है, बेहोश है अभी, और मतलब जब कॉल आती है पुलिस को तो वो उसी वक्त यही होता है कि ये अभी ज़िंदा है। जी, हमें यही बताया कि एक बेहोश है और ज़ख्मी है। हमने जब जाके चेक किया तो उसके सर में 2 फायर लगे हुए थे और उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर हमने मौके से बॉडी कलेक्ट की, उसे लेके गए, उसकी तफ्तीश की, इंटरोगेशन की, चेक किया तो उसका नाम फिर कन्फर्म हो गया। वो एक बाई वाले का रहने वाला था, खालिद महमूद उर्फ वकास। उसको सर में 2 फायर लगे हुए थे, जो थोड़ी देर बाद उसका नाम तक क्लियर हुआ। फिर इसमें बाद में हमने अफसरान पे 302 का, क्योंकि इसकी पहले नामालूम डेड बॉडी थी तो हमने पुलिस की मुद्दईयत में पर्चा दिया। इनकी इब्तदाई तौर पर जो मुद्दईयत है, इसका जो मुद्दई है वो स्टेट खुद बनी। जी, वो स्टेट खुद बनी। हमारे सब इंस्पेक्टर हमारे थाने के मोहम्मद आसफ वो बने। इस पे फिर हमें अफसरान को बताया, जिस पे RPO साहब ने, CPO साहब, SP साहब मदीना टाउन, DSP साहब निशाताबाद ने एक टीम मरतब की कि इस मर्डर को क्लियर करें, ट्रेस करें, जिसमें CIA की टीम भी, मोहम्मद सदीक है इंचार्ज CIA के फैसलाबाद के, उन्हें भी हमारी टीम में शामिल किया। तो हमने वो उस पर इंटरोगेशन की, फिर उसके कुछ रस्से दिए, कुछ सोर्सेज अपने सारे उसमें अपने चेक लगाए उस पर, उसके CDR, उसके घर वालों के, दोस्तों के। तो 2-3 दिन में फिर हमने ये उसको देखा तो हमें कुछ पे शक था उसकी बीवी के किसी आशना के साथ मिलकर तब ये जो जब पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है तो जो पुलिस इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे करती है वहाँ पे जाके क्राइम सीन पे, वो किस हद तक मददगार साबित होते हैं पुलिस को ये एनालाइज़ करने में कि इस शख्स को क्या यहीं पे मर्डर किया गया है या किसी और जगह पे मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया है? ये चीज़ें जो हैं वो किस हद तक मुआविन साबित होती हैं? ये देख रहे हैं कि हम PSA टीम बुलाते हैं। जब डेड बॉडी पे मिली तो उस वक्त वहाँ कुछ शीशे के टुकड़े वहाँ से मिले, महसूस हुआ कि ये किसी ने मर्डर करके फेंका इधर। तो उसमें वो लिए हमने टीम बुलाई, उसे कलेक्ट किया, खोल तो खैर नहीं मिले तो ब्लड लिया। तो मौके पे हम कैमरे वगैरह का भी चेक करते हैं, लेकिन इसमें कैमरे वगैरह कोई नहीं आई। तो फिर हमने इसको इंटरोगेशन करते रहे सब नतीजे। चंद दिनों बाद फिर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इनका घरेलू का मामला है। तो फिर आपको पता है कि जब जिस फैमिली का मर्डर हुआ हो उसे अब सामने तफ्तीश करें, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ये हमने टीम मुजरिम कौन ने भी सर कई दफ़ा देखा है कि जब एक फैमिली के अंदर इस तरह का तनाज़ा हो और कातिल और मकतूल दोनों एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर एक तो इनको ज़ाहिर है हमारा तो इंटरव्यू करना मुश्किल हो जाता है, तो पुलिस को इंटेरोगेट करने में फिर बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है, मोहतात होकर चलना पड़ता है कि क्योंकि बड़ी बारीक सी लाइन होती है एक कि कहीं एक तो इनका नुकसान हुआ है, दूसरा ऐसा ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती जो है उससे किसी के जज्बात मजरू हो जाएं या भड़क जाएं। तो जब आपको ये शक गुजरा तो फिर कैसे, किस लाइन पे जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हुए असल कातिल तक पहुँचे? जब हमने उसके जदीद वसाइल से, CDR से, सब चीज़ों से हमें शक पड़ा कि इसकी बीवी और उसके कुछ दोस्त इन्वॉल्व हैं। तो हमने पहले उसको थ्रू आउट तफ्तीश किया, चेक करते रहे, उसका डाटा चेक करते थे। जब हमें शक हुआ तो फिर हमने इसके दोस्त जो है, एक बिलाल था जिसके इसकी बीवी किरण के साथ तल्लुकात है 7-8 साल के। हमने देखा कि 7-8 साल से वो टच है, उसके रबते हैं। जब जिस दिन ये वकूआ हुआ तो उसकी बीवी उसके साथ टच थी, बार बार कॉलें थी, जिससे हमें शक हुआ कि इस टाइम पे इसकी कॉलें नहीं आती। जिस तरह वकूआ हुआ इसकी बीवी बार बार, फिर जिस जगह मर्डर हुआ है उस जगह उसकी लोकेशन आ रही थी।
मौके पे जो बिलाल है इसका दोस्त, फिर हमने बिलाल को उठाया, उसके साथ इंटरोगेशन की, फिर उसके दोस्त सदाम था, फिर वो 3 क्लियर हुए, यानी बिलाल, सदाम और मौज़म, जिसमें बिलाल और सदाम पकड़ लिए हैं। फिर उन्होंने सारा क्लियर कर लिया, हमने उसकी बीवी को भी अरेस्ट कर लिया, उससे भी इंटरोगेशन की, जिसने सारा बता दी बात कि हम 7-8 साल से मेरा अच्छे से तल्लक था, मैं इससे खुश नहीं थी, तो मैं इससे अलहदगी करके इससे शादी करना चाहती थी। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन बार बार इस चीज़ पे जो है वो ज़ोर देती रही है। बारहा ये बताया गया है कि ताल्लुकात अगर बोझ बन जाएं तो उस बोझ को कंधों से उतार दीजिए, उस ताल्लुक को तर्क कर दीजिए, बजाय इसके कि आप उस ताल्लुक का बोझ उठाते उठाते इस हद तक थक जाए कि आपको किसी की जान लेनी या फिर कोई आपकी जान ले ले। बार बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इसके नतीजे में होने वाले कत्ल, इसी तरह गैरत के नाम पे कत्ल जो हैं, ये उन इंसानी रवैयों की तरफ निशानदही करते हैं जहाँ पे ज़रा सी बर्दाश्त, ज़रा सी टॉलरेंस या ज़रा सी दानिशमंदी जो है वो कई कीमती इंसानी जानें बचा सकती है। बात कर रहे हैं हम SHO चक झुमरा से। सर बताइएगा कि जब फिर आपको पता चल गया कि ये लोग इन्वॉल्व हैं तो क्या अरेस्ट करने के लिए फिर इनको जो है क्या पॉलिसी अपनाई गई? क्या ये लोग आराम से अरेस्ट हो गए या फिर इन्होंने जो है वो राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की? और क्या तमाम मुल्ज़िमान अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं या अभी कुछ बाकी हैं? जी, जब हमें इनका पता चला तो हमने घर पे रेड किए, ने अरेस्ट कर लिया। 2 इसमें जो बिलाल जो मैन था, जो जिसका करीब से उसकी बीवी से ताल्लुक़ था, वो पकड़ लिया। साथ इसका दोस्त सदाम था, वो भी मिल गया। लेकिन तीसरे जो इनका साथ मुलज़िम शामिल था, वो उसे पता चल गया, वो घर से फ़रार है, उसकी गिरफ्तारी बकाया है। फिर उसी हमने उसकी बीवी को भी अरेस्ट कर लिया, जिसने तमाम इंसाफ कर दिए कि मुझसे उसकी गलती हुई है, तो मैं इसमें मालूम मुझे उनसे मतलब ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए बड़ा इक़दाम किया। तो भाई थाना चक झुमरा एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत जो है वो उतार चढ़ाव है। कुछ शहरी इलाके हैं, बहुत से देही इलाके भी हैं जिनको आपको डील करना पड़ता है। जैसे गांव देहात की अलग तर्ज की लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे पानी पे लड़ाई हो गई, खाल पे लड़ाई हो गई, दीवार बनाने पे हो गई। कितना मुश्किल होता है एक SHO के लिए इस तरह की जगह को मैनेज करना, जहाँ पे एक तरफ आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स और दूसरे जराइम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और एक तरफ आप ये देही और घरेलू किस्म की लड़ाइयाँ जो हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है इसको मैनेज करना? देखिए, सिटी और सदर में ना अलग-अलग किस्म के क्राइम होते हैं। सिटी में ज़्यादातर वार स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होता है, लेकिन ये जुमरा थाना ऐसा है कि इसमें सिटी भी शामिल है और इसमें देहात भी है। हर तरह का क्राइम है। देखिए, इसमें हर 10 मिनट बाद कोई कॉल आती है, कोई लड़ाई की आती है, कोई मर्डर की आती है, कोई स्ट्रीट क्राइम। हर जगह पहुँचना बड़ा मुश्किल है, हर जगह को ट्रेस करना काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन क्योंकि हमारा काम है, अफसरान ने हमारी ड्यूटी लगाई है, सर वो हमारा साथ भी देते हैं इसमें सारा, तो हम इसे मैनेज करते हैं। लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जो हमने करना है। जो गांव देहात की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें हमने अक्सर देखा है कि पुलिस जो समझदार पुलिस अफसरान हैं वो कोशिश करते हैं कि अहले इलाका जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं उनको भी शामिल किया जाए और कहीं बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए जो है वो उनकी बहुत सारी चीज़ें उनको मैनेज किया जाता है। क्या यहाँ पे चक झुमरा में भी आपने कुछ ऐसा सिस्टम शुरू किया है कि जो गांव देहात की या घरेलू लड़ाइयाँ हैं उनको जो है रिकन्सिलेशन के तहत या उनकी मसालियत आपस में जो है वो करवाई जाए? देखिए, छोटे केसेस हो जैसे कुछ ज़मीनों के मामलात, कोई लेन देन के मामलात, कोई मामूली झगड़े, मियाँ बीवी की लड़ाई, कोई भाइयों का या कोई फैमिली का, वो हम कोशिश करते हैं कि गांव के कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी के पास, उसमें हम थोड़ा सा डिले करते हैं 2-3 दिन, ताकि इनकी सुलह हो जाए, मैनेज हो जाए, ताकि ये बड़े वक़्वे की तरफ ना जाए, कोई बड़ा जुर्म ना हो जाए। उसमें हम कोशिश करते हैं कि भेज दिया जाए ताकि इनकी सुलह हो जाए, मामला सेटल हो जाए, और काफ़ी हद तक हो भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि मर्डर होता है, ये कुछ जो हिनिस क्राइम है, इसे फ़ौरी हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, इस पर हम लेट नहीं कर सकते, तो इस पर फिर हम कंप्रोमाइज़ तो नहीं जाते। इसमें हम जो अपनी मेरिट पे है वो तफ्तीश करके फाइनल करते हैं। लेकिन छोटे जराइम में हम उसे कोशिश करते हैं कि लेंथी करके इनकी सेटलमेंट हो जाए, ये हम ट्राई करते हैं और अक्सर हो जाती है। अच्छा मंसूर भाई, दूसरा ये बताइएगा कि क्या पैगाम देंगे आप इस इलाके के लोगों को, थाना चक झुमरा में जो मौजूद हैं, कि अवाम जो है वो किस तरह पुलिस से तावन करें, कि पुलिस और अवाम दोनों मिलकर एक दूसरे पे भरोसा करते हुए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए मिलकर जो है वो जराइम पर काबू पा सकें? देखिए जी, पुलिस अवाम का बड़ा साथ है। अब पुलिस अवाम के बगैर काम नहीं कर सकती। देखिए, जितने लोग हैं, जितने हमें ये अगर हम जुर्म की निशानदेही करें, मंशियात के, जुए की या डाकू की, कोई पुलिस की मदद करके फ़लाँ कोई हमें इंफॉर्मेशन दे, हम उस पर वर्क करें, तो इंशाल्लाह जराइम में ये तो नहीं कह सकता कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत माइनर सा रह जाएगा, कम हो जाएगा जुर्म, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को जुर्म ख़त्म हो जाएगा। लोगों की नशे वाली आदत, जैसे मंशियात सबसे बुरा काम है, मंशियात ख़त्म हो जाए, ये हमारी नस्ल को तबाह कर रही है। और मंशियात ज़ीरो हो जाए तो ये बच्चे पढ़ें, अपने काम करें, सारे अपना काम करें, तो उसमें बड़ी बेहतरी आएगी।
नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर मंसूर सादिक SHO थाना चक झुमरा हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे चक झुमरा पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि एक वीरान इलाके में एक शख्स जो है बेहोश और ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस पहुंचती है, वहां जाके जब देखती है तो पता चलता है कि उस शख्स की मौत वाक़या हो चुकी है और इब्तदाई तौर पर ये एक अंधे कत्ल की वारदात होती है। पुलिस जो है स्टेट को मुद्दई बनाते हुए FIR का इंदराज करती है, रियासत खुद इसकी मुद्दई बनती है इब्तदाई तौर पर और फिर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाता है। जब पुलिस शवाहिद इकट्ठे करती है और जाहिर है हमारा पुलिसिंग सिस्टम कम वसाइल के बावजूद हमारे काबिल अफसरान जो हैं वो मुकदमात को, अक्सर पेचीदा मुकदमात को अपनी जहानत और महदूद वसाइल के ज़रिए ट्रेस आउट करते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई गई तो घर में ही इसका खुरा निकलता है और जो खातून खाना है उसकी बीवी जो है वही अपने आशनाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार होते हुए अपने हस्बैंड को कत्ल करवा कर कातिल साबित होती है। पुलिस ने जो है मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर रखा है, मज़ीद तफ्तीश भी जारी है और पुलिस फैसलाबाद पुलिस पुरअज़्म है कि मुल्ज़िमान को जल्द करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। एक और कत्ल, एक और अलमनाक दास्तान, एक और इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी नाजायज़ ताल्लुकात की भेंट चढ़ गया और ज़िंदगी की बाजी हार गया। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है चक झुमरा में, जहां पे एक शख्स को उसकी वाइफ ने अपने आशनाओं के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। इब्तदाई तौर पर ये कहानी शुरू होती है एक ब्लाइंड मर्डर से। पुलिस को इत्तला मिलती है कि फ़लाँ फाटक के पास, रेलवे फाटक के पास एक शख्स ज़ख्मी और बेहोश हालत में पड़ा है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इन्वेस्टिगेट करती है तो वो शख्स अपनी जान की बाजी हार चुका होता है और 2 गोलियाँ उसके सर में लगी हुई होती हैं। पुलिस तफ्तीश का दायरा कार वसी करती है, मुल्ज़िमान तक पहुँचती है तो पता चलता है कि इस कत्ल का खुरा भी अपने ही घर में निकला है। एक बूढ़ा बाप अपने सहारे से महरूम हो गया, एक नन्हा बच्चा अपने वालिद की छत से महरूम हुआ। क्या हमारा मुआशरा दरिंदों का मुआशरा बनता जा रहा है? क्या हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस कदर बोझ बन चुके हैं कि जिनका उठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहा? मेरे साथ वो बूढ़ा वालिद मौजूद है जिसने अपने बेटे की मैयत उठाई, जिसने ये सदमा उठाया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा नाम क्या है आपका? सर मिर्ज़ा अब्दुल खालिक। मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया और आपका बेटा इस दुनिया से चला गया। एक औरत, एक खुदगर्ज़ औरत ने अपनी लालच के लिए, अपनी हवस के लिए एक इंसान की जान ले ली। कैसे हुआ ये सब? सर आज से तकरीबन 8 साल कबल उसकी शादी हुई थी बेटे की और लव मैरिज के दौरान हुई थी। बेटे ने इसरार किया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने फिर उसके माँ बाप को बुलाकर इसकी शादी कर दी और 8 साल के दौरान काफ़ी अक्सर ना घर में झगड़ा रहता था, क्यों ये बाहर अंदर जाती थी, बेटा बोलता था कि तुम बाहर क्यों जाती हो, ये वो है। इस शक की बना पर काफ़ी शवाहदात भी मिले कि ये लौर जो है सही नहीं है। 12 में काम करती है मेरी फैक्ट्री में। उसके बाद सर मैंने उस बेटी को पास काफ़ी अर्सा समझाया, उसके मिन्नतें भी की, बेटा आपका घर बस रहा है, आप ख़राब ना करें, मगर उसने हमारी एक नहीं सुनी। तकरीबन 8 साल कबल जो है वो शादी हुई। शादी, हाँ, एक बेटा भी उसका है जिसकी बेटे की उम्र क्या है? तकरीबन 4 साल है बेटे की उम्र। अब उसके खेलने के दिन हैं, माँ बाप की ज़रूरत होती है जिस उम्र में, उस उम्र में एक जालिम माँ जो है वो अपने लालच, अपनी हवस की खातिर जो है वो एक शख्स को कत्ल कर देती है। आपको कैसे फिर जो है वो मालूम कैसे हुआ और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन क्या हुआ? उस दिन जिस दिन वाक़या अपना शाम के 6:30 बजे बेटे के 6 बजे करीब बेटे का फ़ोन आया कि मैं तनख्वाह ले ली मैंने, मेरी बेटे की शादी थी 2 दिन बाद। मैंने बोला कहना मैं आ रहा हूँ कुछ शॉपिंग वगैरह करने की। मैंने नाजरीन, बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए ये बयान कर पाना कि उसका जवान बेटा बग़ैर किसी कसूर के इस दुनिया से क्यों चला गया। क्यों एक जालिम औरत, एक वो औरत जो माँ के दर्जे पे फायज हो चुकी है, जिसका एक 4 साल का बेटा है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने शायद जन्नत लिख दी थी, लेकिन उस बदबख्त औरत ने अपनी जन्नत को खुद ठोकर मारते हुए अपनी हवस और अपनी लालच की खातिर नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। बहुत मुश्किल होता है ऐसे बाप को सहारा देना, ऐसे अल्फाज का चुनाव करना
जो एक दुखी बाप को सहारा दे सकें। जी बताइएगा कि क्या हुआ था। सर मैं कहना 6 बजे फोन आया भी मैं आ रहा मैं, उस तो बाद मेरे को कॉल नहीं आई किसी किस्म की बेटे की। उस बाद सो घर बेटी जी नौ बहुत मेरी सी वो कह जी आया नहीं, मैं कहा बेटा अगे तो 10-11 बजे भी आ जाता जो ओवर टाइम ही लगवाता, कड़ी गल आ जाएगा कोई तेनों काहदी काली पई है। ये नहीं जी वो आया नहीं, अखीर ਨਾਲ ਅਸੀਂ घर चले गए हैं। 9 बजे फिर फोन आया अपना मेरे बहू का मैनू कर ये उसी की बेगम जो है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी बेगम का फोन आया भी अबू जी मेरे को अपना खालद घर नहीं आया। मैं उठ के गया जाके पता किया कि चलो तलाश करते। उस दिन 8 तरीक वाले दिन मैं कहना 7 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपना ਦਾ ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾयद ਦਫਾ ਚੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਮੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲਰ ਟਾਊਨ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਥਾਣਾ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੁਮਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਝੁਮਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਝੁਮਰਾ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਝੁਮਰੇ ਸੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ SHO ਨੇ ਜਾਂ ASI ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਈਆ ਦੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਈਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ। ये काम जहाँ पे करता था, जहाँ पे ये ड्यूटी पे गया था, वहाँ से जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली है कितना फासला है? तकरीबन 4 किलोमीटर का। इतनी दूर ला के उन्होंने जो है इसको मर्डर किया, इसका मतलब है उसकी पहले से प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग चल रही थी और पूरे फोन तो फोन गलबात होई इतने पहुँच गएगा ये बिलाल दे नाल। हाँ जी क्या आपके बेटे ने कभी आपको पहले बताया था कि वो इसी तरह की कोई परेशानी का सामना है उसे, या उसकी जो है वो बेगम के साथ उसकी नहीं बनती, या फिर वो शायद अगर उसको इल्म था तो फिर उसने ये ताल्लुक़ ख़त्म क्यों नहीं कर? सर उसको बड़ा समझाया। एक दफ़ा बेटे ने तलाक देने की कोशिश भी की उसे, मैं तलाक देता। मैंने फिर बेटे को ही समझाया कि यार बेटा तेरा घर बसदा ते निक्का जिहा बच्चा वे ते तू कम ना कर। मगर वो अगे जाके भी हथ जोड़े बेटी दे गए कि बेटा तो अपने साढ़े वाल ना वेख, अपने बच्चे छोटे बच्चे मासूम बच्चे वाले वेख, तेन बंदा लभ जाना, उन्हें बुढ़ी लभनी, इनू माँ बाप नहीं लभना, माँ लभनी हैगी। मगर उन्हें इस चीज़ पर कोई पैरा नहीं दिता। आपकी ये जो बहू है ये खुद भी काम करती थी कहीं? हाँ पहले वे ये फैक्ट्री में काम करती। और शादी के बाद भी करती रही है? शादी के बाद इसने काम बंद कर दिया? के बाद साल किया उसके बाद काम नहीं किया। जब बेटा पैदा हुआ ना उसके बाद काम नहीं किया फैक्ट्री में से। और फिर मतलब इसने आपने बार बार इनको समझाने की कोशिश की कि अपना घर बसा लें, इस घर ना टूटने दें, और उसके बावजूद जो है इनको कोई असर नहीं? कोई असर नहीं उसी कुछ नहीं हुआ। जब आपने फिर अपने बेटे की डेड बॉडी को अपने सामने देखा तो क्या पहले जहन में क्या आया? क्या आपको शक पड़ गया था कि इसी का काम है, या फिर बाद में पता चला? अरे मैं शक पड़ गया था इसके घर में वो आदमी 2 आदमी जो आते थे ना बिलाल वगैरह, उससे आने जाने का ये वो बिलाल भी खुद हमारे साथ ढूंढता रहा, जो कातिल था वो खुद ही ढूंढता रहा हमारे साथ। अच्छा वो इतने चालाक हैं कि एक काम करके एक इंसान की जान लेके कत्ल करके फिर उसके घर वालों के साथ हमदर्द बन के भी फिरते रहे? खुला ख़त्म भी दया हर चीज़ की साढ़े नाल ने, मगर सानू शुक शक जरूर से होते, मगर असी ना ਜ਼ਾਹਰ नहीं किया भी जैसे ਜ਼ਾਹਰ किया तो ये नस जाना इन्हें, इन्हें असी ने प्यार च रखो इनू। जो मैं बाहर फिर नसी थी जो गलबात की फिर साहब ने अपने आज़ाद साहब ने। आपने अपने शक का इजहार फिर पुलिस को किया? नहीं शक का इजहार नहीं किया हमने फिर भी पुलिस को नहीं बताया। क्या भी आप बताया किसी पर शक को आपको है? मैं सर मेरे किसी पर शक नहीं किया, ये तुसी लभना में थोड़ा मुजरम तुसी तलाश करो किसी, जो तो ना लभेगा ना फिर तो असं दसांगे कौन मुजरम है इस चीज़ का। मतलब आप चाह रहे थे कि पुलिस अपना काम करती रहे, कानून अपना रास्ता खुद बनाए, और आपको एक जहन में ये भी होगा कि खुदा ना खास्ता अगर ये ना हुआ तो ऐसे खामखा किसी पे झूठा इल्ज़ाम ना लगे। झूठा इल्ज़ाम लगे पर हमारी दुश्मनी ना किसी से पड़ जाए किसी किस्म की। हाँ जी इसलिए हमने। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 7 बेटे 2 बेटियाँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में चक झुमरा के इलाके में एक शख्स नाजायज़ ताल्लुकात की भेंट चढ़ गया। एक औरत अपनी हवस और लालच की खातिर अपने आशना से मिलती है और फिर मिलकर मर्डर प्लान करती है और एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली जाती है, जो बूढ़े वालिदैन का सहारा होने के साथ साथ एक 4 साला बच्चे का बाप भी था। पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है और अपने तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए पुलिस को पता चलता है कि इसके मुलज़िमान शायद घर से ही बरामद होंगे, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि उस औरत को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको जदीद वसाइल को बरूए कार लाया जाता है, तो पता चलता है कि ये अपने आशना के साथ लगातार राब्ते में थी
इस औरत ने अपनी हवस और लालच की खातर एक शख्स की जान ले ली, एक ख़ानदान उजाड़ दिया। हम बार बार यही बात कहते हैं कि रिश्तों का बोझ उठाना अगर मुमकिन ना हो तो उस बोझ को उतार दीजिए, रिश्ता तर्क कर दीजिए। किसी की जान ले लेना कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। नाजरीन, एक शख्स नाजायज़ ताल्लुकात की भेंट चढ़ता है और अपनी जान से जाता है। लवाहिकीन सरापा गम होते हैं, एक दुनिया होती है जो उजड़ जाती है। ख़ानदान वाले किस कैफियत में हैं, मेरे साथ मकतूल के भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। माजिद हुसैन। माजिद, कत्ल हो जाने वाला आपका सगा भाई था, आप उससे बड़े हैं या छोटे? बटा आप बड़े भाई हैं, आपके भाई को नाहक कत्ल कर दिया गया एक ऐसी औरत की जानिब से जिससे वो शायद बेपनाह प्यार करता था, जिसके साथ उसने अपने वालिदैन से, आप लोगों से ज़िद करके लव मैरिज की। ऐसा क्या हो गया कि फिर वही औरत उसकी जान की न सिर्फ दुश्मन बनी बल्कि उसने जान ले के भी दिखाई? क्या हुआ था? ये सर 6 महीने पहले की बात है। ये ना जिस रिकॉर्ड चल रहा था, वैसे भी उसकी इज्जत नहीं करती थी। कुत्ते हर टाइम उन्हें कुत्ती कर रखती थी। लिहाजा ये 2-4 महीने ना गैप भी रही थी। उसके बाद फिर वापस आई है। हमने फिर नहीं आप अगर पंजाबी में कंफर्टेबल हैं तो आप पंजाबी में बात कर सकते हैं। फिर सर वापस आई है। असी नहीं कोई गल की, असी क्या कोई नहीं, घर बसता वा वसाई जाए। फिर उस तो बाद इन्होंने आप प्लान बनाया। लड़के का मेरा भाई का तलक सी ते साडे घर आए। फिर इन्होंने प्लान बना के साडे भाई को कतल किया। साडा लक टुट गया। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਕੀ ਕਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਸਰ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਤੀ, ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲ, ਯਾਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੰਮੇ ਕਿਦੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇ ਛੱਡ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਇਹਦਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੁਕਵਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਵੇ ਪੁੱਤ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, अपना घर बसाओ। उसके बाद सर वो नहीं बंदे वालिदैन, ज़ाहिर है वालिदैन होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि औलाद का घर हंसता बसता हुआ नज़र आए। उन्होंने अपने तौर पे कोशिश करनी ही होती है कि हमारी औलाद जो है उसका दुख ना हम देखें, और वो सुखी जो है वो हर वालिदैन अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई औरत इस हद तक जा सकती है कि एक शख्स जिसने मोहब्बत की उससे ज़िद करके शादी की और फिर एक बेटा भी है, क्या ऐसा इंसान के अंदर लालच आ जाता है? कौन सी ऐसी हवस होती है जिसको पूरा करने के लिए इस हद तक चला जाता है कोई कि कोई किसी की जान ही ले ले? सर इसका ना थोड़ा मसला ये है कि ये बाहर का खाना ज़्यादा खाती सी। घर जो बेचारा कहता रोटी पका दे, रोटी नहीं पका के देनी, और कर ली उन्हें अबू वालों खा लैनी या मेरे वालों खा लैनी। असी उन्हें कहना यार इनू छड़ दे, वो कहता यार मेरा बेटा मैं कित्थे जावां छड़ के, इनू कौन सांभेगा? इस करके सारे असी तो उन्होंने बहुता फिर बड़े तंग नहीं किया। ठीक है यार तो अपना तेरा फेल। ये क्या आपका भाई जो है क्या काम करता था? ये सारी सिंगल मशीन का ऑपरेटर सीगा, पेंट शर्ट सींदा सी। मास्टर कितने घंटे ड्यूटी करता होगा तकरीबन दिन? सर 12 घंटे। 12 घंटे एक शख्स मेहनत मजदूरी करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आप क्या काम करते हैं? मैं सर मशीन वाला वाहन बनाना, दिहाड़ी लाना। आपके जो तमाम भाई हैं, अभी कोई छोटा भी है, कोई पढ़ भी रहा है या सारे काम कर रहे हैं? सारा भाई ना 3 भाई काम कर रहे हैं, बाकी ये पढ़ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट हैं अभी।
और ये आपसे एक छोड़ के तीसरे नंबर पे ये भाई। सर ये तीसरे नंबर पे माशाल्लाह सोना जवान से। क्या उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेशल याद आती है? जब उसको याद आती है क्या आप, ज़ाहिर है बहन भाइयों में हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो शरारती होता है, कोई बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाला होता है, ऐसी उसकी कौन सी बात है जो बहुत ज़्यादा याद आती है? सर जफी पा के मिल लेंदा इन्हां दे दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲ ਲਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। बच्चा उसका जो है वो कहाँ है? ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਵਾ ਸਰ। नाजरीन, दिल फट जाता है ऐसी बातें सुन के, अल्फाज साथ देना छोड़ देते हैं। जब एक भाई, एक बाप ये बताते हुए आप दीदा हो जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि किस जुर्म में उनका जवां साल भाई और बेटा इस दुनिया से चला गया। क्या कोई शख्स, क्या कोई औरत या मर्द लालच में, हवस में इस हद तक अंधा हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले? हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हमारे वालिदैन औलाद का घर बचाने की खातिर आखिरी हद तक जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही होता है। जब लव मैरिज के बाद उसके असरात आना शुरू होते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, रिश्ते का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है, तो बूढ़ा बाप अपने सफ़ेद बालों के साथ जाकर अपने बेटे और बहू के मिन्नत समाजत करता है कि खुदा का वास्ता है अपने घर को उजड़ने न दो। तो आपका एक छोटा सा बेटा है 4 साल का, शायद मर्द को औरत और औरत को और मर्द तो मिल जाएगा, लेकिन तुम बच्चे को वालिदैन नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ ये मशर की रिवायत है कि हमारे वालिदैन आखिरी हद तक जाते हैं कि रिश्ते को बचाया जाए, लेकिन इस रिश्ते को बचाते हुए एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया, कत्ल कर दिया गया, और अब एक ख़ानदान सदमे से दो चार। नाजरीन, चक झुमरा में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या, जहां नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करवा दिया और अपने आशना और उसके दोस्तों ने जो है मिलकर एक हस्बैंड को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। ये एक मिसाल है हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। हम अपनी ज़िंदगियों में मुतमईन क्यों नहीं हैं? क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है कि एक हंसता बसता घर ताल्लुकात का बोझ उठाने में नाकाम होता है और ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान साहब, उनसे इस पे मज़ीद बात करते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरफ चल रही है, कौन सा ऐसा अलमिया जन्म ले चुका है हमारे दरमियान कि ऐसे वाक़यात जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, बताइएगा कि ये चक झुमरा में पेश आने वाला एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने हस्बैंड को कत्ल करवा दिया। क्या समझते हैं आप कि क्या हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे यही कहूँगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन 19073 के मुताबिक हर इंसान को लिबर्टी है, स्पीच की फ्रीडम है, हर चीज़ की बोलने की इजाज़त है, हर तरह से वो अपनी बात जो है वो कर सकता है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमारे सोसाइटी में जो पेश आ रहे हैं, इसका सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि इसमें अदम बर्दाश्त जो है वो नहीं है। इसमें हमारा इस्लाम और हमारा कानून इजाज़त देता है कि अगर आपके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आप अलहदगी कर लें, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसमें औरत के लिए सबसे पहले मौजूद है कि वो डिवोर्स ले ले। अगर उसको डिवोर्स नहीं मिलती तो वो खुला की तरफ चले जाए। लेकिन किसी भी इंसान का कत्ल कर देना, एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। तो हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसको हम एक किलिंग कहते हैं। ये ऑनर किलिंग नहीं है, ये सो कॉल्ड ऑनर किलिंग है, क्योंकि ऑनर किलिंग वो होती है जिसके अंदर के किसी ने कोई वतन की खातर अपनी जान का नजराना पेश किया है, ठीक है। ये एक ऑनर किलिंग है। लेकिन ये जो इसको हम ऑनर किलिंग नहीं कह सकते, इसको हम सो कॉल्ड ऑनर किलिंग कहेंगे। ये एक जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत हमारी सोसाइटी में इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट जो हैं वो पड़ रहे हैं, ठीक है। भाई, देखने में ये आया है कि इस तरह के वाक़यात के बाद सोसाइटी कुछ दिन तक तो हम सोगवार रहते हैं, कुछ दिन तक हम इसको जो है इसको डिस्कस भी करते हैं, उसके बाद ज़िंदगी जो है वो वापस अपनी रूटीन पे आ जाती है। फिर उसी इलाके में, उसी पुलिस स्टेशन में ऐसे वाक़यात का बार बार होना,
क्या आप समझते हैं कि सबसे बड़ा इसमें जो है किरदार किस चीज़ का है? क्या हमारा सोशल मीडिया और मीडिया जो है ये बेरा रवि का शिकार हो गया, शुतरे बेमुहार बन गया कि जिस पर काबू नहीं पाया जा रहा? क्या हमारी ज़रूरियात ऐसी हो गई हैं कि जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है? कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है उसमें सबसे पहले अदम बर्दाश्त की हम कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे की बात को सुनना और बर्दाश्त ना करना, बर्दाश्त हम लोगों में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये जो इस तरह के मामलात और इस तरह के वाक़यात जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, ये एक बहुत ही गलत असरात जो है वो लोगों पर और लोगों की ज़िंदगी पे छोड़ते हैं। इसमें ये ऐसे हो सकता है कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि ठीक है, अगर एक चीज़ आपके साथ नहीं निभ रही, आप उसको सेपरेट हो जाएं। अलहदगी भी एक चीज़ है, हल है, लेकिन किसी का कत्ल कर देना ये चीज़ का हल नहीं है। इसमें मोस्टली ये ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई मुद्दई बनता भी है उसकी फैमिली में से, तो लोगों का प्रेशर, लोगों की बातों की वजह से या तो वो सुलह कर लेगा या वो बैठ जाएगा। लेकिन इस तरह के मामलात में भी जो है ना, वो हमारी स्टेट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, स्टेट को खुद मुद्दई बनना चाहिए। इस स्पेसिफिक केस में ऐसा हुआ कि इस शख्स ने ख़ातून से मोहब्बत की, फिर अपने घर वालों से ज़िद की कि मुझे लव मैरिज करनी है। वालिदैन ज़ाहिर है औलाद के हाथों मजबूर हो जाते हैं। ये एक लव मैरिज से शुरू होने वाला वाक़या जो है वो एक सानहे में तब्दील हुआ तकरीबन 8 साल के बाद। एक 4 साल का इनका बच्चा भी है। वालिदैन हमारे यहाँ, हम मशरकी लोग हैं, हमारे यहाँ रिवायत है कि वालिदैन आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि घर बच जाए। अब घर बचाने में वो बूढ़ा वालिद सफ़ेद बालों वाला नाकाम रहा। उसने मिन्नत समाजत की, अपनी बहू की भी, अपने बेटे के भी। 2-3 दफ़ा उनकी लड़ाई भी हुई और पैचअप करवा दिया। अब उस नाकाम कोशिश पे सानहा ये हुआ कि एक शख्स अपनी जान से गया और वो बच्चा जिसका वालिद कत्ल हो गया और वालदा ने कत्ल कर दिया, वो लावारिस बच्चा जो है उसको सोसाइटी जो है वो अब किस तरीके से देखेगी, वो सोसाइटी में किस तरीके से सर्वाइव करेगा? इस तरह के बच्चों के लिए सोसाइटी में ग्रो अप करना भी वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उनके लिए सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों के, एक तो वो बच्चा माँ के प्यार से महरूम हो गया, वालिद के प्यार से महरूम हो गया, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं इस तरह के बच्चे जो मोस्टली हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी रहनुमाई करें, उनकी गाइड करें, उनकी ज़हनी नशोनुमा करें। अगर देखिए एक चीज़ है, उनके घर वालों ने पैचअप भी करवाया है बार बार, उसके बावजूद उनका पैचअप नहीं हो सका, तो बेहतर यही था कि एक इंसान, जानी इंसान के ज़िया की बजाय उन दोनों को अलहदा हो जाना वो ज़्यादा बेहतर था। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। नाज़रीन इकराम, यहाँ बात वही ताल्लुकात की हो रही है कि जब हम उनका बोझ उठाते थक जाते हैं तो हम उस बोझ को उतारने की बजाय ऐसे शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे इंसानी जानें दाव पर लगती हैं, जिससे ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। और फैसलाबाद में थाना चक झुमरा की हदूद में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक हवस की मारी, लालच की मारी खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने ही खामंद को कत्ल करवा दिया, जबकि उसका एक 4 साल का बच्चा भी है जो कि इस सोसाइटी की तरफ मासूमाना अंदाज में देखेगा, जो सवाल पूछेगा कि आखिर मेरा कसूर क्या था, क्या मेरा ऐसा जुर्म था कि मुझ पर से वालिदैन का साया उठा दिया गया। नाजरीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि कैसे लालच और हवस की मारी एक औरत ने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया, अपने आशना से मिलकर अपने खामंद को कत्ल कर दिया, जबकि दोनों का एक 4 साल का मासूम बच्चा भी है। टीम मुजरिम कौन हमेशा ये कहती है कि रिश्तों का बोझ अगर उठाना मुमकिन न रहे तो इस बोझ को उतार दीजिए और रिश्ता तर्क कर दीजिए। कत्ल किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।